क्लास 10 के एग्जाम्स आने वाले हैं और आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी एग्जाम में ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको अनसॉल्वेबल पजल्स की तरह लग रहे होते हैं। क्वेश्चन करते वक्त आंसर आ ही रहा होता है लेकिन बीच में अटक जाते हैं। एंड एक शॉकिंग बात यह है कि 21% लोग हमारी पूरी पॉपुलेशन में ऐसे हैं जिनको क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स आती है। बाकी 79% लोगों को ये एसेंशियल स्किल्स नहीं आती है। क्या कभी आपने सोचा है कि साइंटिस्ट कैसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को बिना पैनिक किए टैकल कर लेते हैं? सोचो सोचो, क्या हो अगर आपको ऐसी स्किल्स आ जाए, आप साइंटिस्ट की तरह सोचना स्टार्ट कर दे, तो आप भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को स्मार्टली टैकल कर लेंगे। आज की वीडियो में मैं ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स की बात करने वाला हूं जिसको फॉलो करने के बाद आप हर प्रॉब्लम को साइंटिफिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे और उसे स्मार्टली टैकल कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। ये बस एक डीप थिंकिंग नहीं है, ये एक लॉजिकल वे है सोचने का। आप यहाँ पर अजम्पशंस को क्वेश्चंस करते हो एंड एविडेंस के बेसिस पर डिसीजन लेते हो। एंड ये वही तरीका है जो साइंटिस्ट अडेप्ट करते हैं किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाने के लिए। अब मान लीजिए आप मैथ्स का एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का ये मतलब नहीं होता कि क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग का ये मतलब होता है कि आपने क्वेश्चन को देखा, आपने क्वेश्चंस किए कि भैया ये क्या मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा था, इस कंसेप्ट में क्या क्या मैंने पढ़ा था, क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता है, क्या मेरे प्लान्स हो सकते हैं। तो आपने उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को ब्रेक किया छोटे छोटे पार्ट्स में। एंड अब हम लोग बात करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग के क्या स्टेप होते हैं। स्टेप 1 होता है ऑब्जर्वेशन करके इंफॉर्मेशन गैदर करना। सबसे पहले मान लीजिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनके पास अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है या कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं। और आपको भी ठीक यही करना है। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को टटोलना है, उसकी भाषा को समझना है, वो कहना क्या चाह रहा है उस क्वेश्चन को समझना है, उस क्वेश्चन के इमोशन को समझना है। एक बार आप क्वेश्चन के नेचर को समझ जाते हो, आप सारे डेटा को कलेक्ट कर लेते हो, तब आपको पता चल जाता है कि मेरे पास क्या गिवन चीजें हैं और मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है। क्रिटिकल थिंकिंग में जो स्टेप 1 होता है जो साइंटिस्ट लेते हैं वो होता है ऑब्जर्वेशन करना। साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डायरेक्टली कंक्लूड नहीं करते कि इसमें हमें यही करना है। वो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। और आपको भी एग्जाम में यही करना है। जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आपको उसे ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए एग्जाम में आपको कोई मैथ्स का टफ क्वेश्चन आ गया है, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है। अगर एक बार आप लैंग्वेज समझ जाते हो तो 50% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हर क्वेश्चन प्रॉब्लम में, हर क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको उसकी लैंग्वेज में एक हिंट दी हुई होती है और आपको उसी हिंट को समझना होता है। तो आपका पहला टास्क क्या रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को समझना है, उसको पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है, उसके नेचर को आइडेंटिफाई करना है। एंड जो भी डेटा दिए गए हैं उन डेटा को फाइंड आउट करके अपनी आंसर शीट में लिख लेना है। इससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको चीजें दी गई है और क्या आपको निकालनी है। स्टेप 2 होती है जो साइंटिस्ट बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, वो होता है सवाल पूछो। आपको करना क्या है कि आपको सवाल पूछते रहना है। साइंटिस्ट किसी भी चीज को डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर लेते कि ये यही होगा, वो हर अजम्पशन को क्वेश्चन करते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिला है, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा था, क्या गिवन क्वांटिटीज दे रखी है, क्या गिवन क्वांटिटीज नहीं दे रखी, क्या इसमें ये मेथड लगेगा, क्या इसमें ये मेथड नहीं लगेगा, क्या इसमें ये स्टेप किया जा सकता है, अगर ये स्टेप किया जा सकता है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते जाते हो तो जो पाथ होता है क्वेश्चन से सॉल्यूशन की तरफ, वो पूरा पाथ क्लियर हो जाता है। तो स्टेप 2 क्या रहेगा कि आपको सवाल पूछने हैं एंड वो लॉजिकल सवाल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पूछ रहे हो स्मार्ट बनने के लिए। हमेशा एकदम खुले दिमाग से, डीप थिंकिंग, लॉजिकल होकर क्वेश्चन पूछिए। जब आप ऐसा करते हैं तो वहां पर जो रिमेनिंग बचा हुआ क्वेश्चन होता है वो भी सॉल्व हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपको करना क्या है। और इसके बाद आता है स्टेप 3 जो कि साइंटिस्ट फॉलो करते हैं, वो होता है हाइपोथेसिस, एक प्लान बनाना। साइंटिस्ट क्या करते हैं, सारे अजम्पशंस पे वर्क नहीं करते। वो पहले सोचते हैं कि यार ये अजम्पशन पे वर्क करना सही रहेगा और वो उस अजम्पशन पे प्लान आउट करते हैं कि इसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। आपको भी यही करना है। जब आपने सारे ऑब्जर्वेशंस कर लिए हैं, सारे डेटा कलेक्ट कर लिए हैं, आपको पता चल चुका है कि क्या स्टेप होना चाहिए, तो अब आप उस पर प्लान बनाइए कि इसे कैसे सॉल्व करना है। हो सकता है कि ये प्लान आपका वर्कआउट कर जाए और ये भी पॉसिबल है कि वो आपका जो प्लान है वो वर्कआउट ना करे, लेकिन वहां पर मायूस नहीं होना है।
ठीक है, आपको एक प्लान बनाना है, उस प्लान पे स्टिक रहना है, उसे फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आपको रीट्राई मारना है। और यहीं पर आ जाता है आपका स्टेप 4। स्टेप 4 ये रहता है कि आप चेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो जो प्लान आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं। देखिए, जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ मुझे पता है कि अच्छा मैंने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो आपको करना क्या है, बीच में एक बार डबल चेक करना है। आपको ये अश्योर्ड रहना है कि जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वो स्टेप सही है, क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, क्या मैंने उस फॉर्मूले में वैल्यू सही डाली है, क्या मैंने कैलकुलेशन अब तक सही की है। अगर ये तीनों बॉक्सेस टिक हो जाते हैं तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए। एंड इससे क्या होता है, जो मिस्टेक्स होती हैं वो इनिशियल लेवल्स पे ही छट जाती हैं। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आप लास्ट में जाके जब चेक करते हो ना और फिर गलत हुआ तो आपको काटना पड़ता है। यहाँ पे इसके दो डिसएडवांटेज होते हैं, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर चुके हो, आपकी प्रेजेंटेशन भी खराब हो चुकी है। तो ये दोहरा मार पड़ता है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके पेपर पे आता है। तो इसके बाद आपको क्या स्टेप लेना है कि जो आंसर आया है उसे आंसर को चेकआउट करना है। ऐसा नहीं है कि आंसर आया और आपने आंसर को क्या किया, हाईलाइट कर दिया कि चलो मेरा आंसर आ गया। आंसर आने के बाद वापस से एक बार गो थ्रू कीजिए, वापस से देखिए कि क्या सारी चीजें सही हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीजें दिख रही होती है इजीली कैलकुलेट हो जाती है, कभी कभार वहां पर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए आपको डबल चेक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आंसर गलत आ रहा है, बीच में आपने कुछ गलत कर दिया है, आपका आंसर भी गलत आएगा और आपको पूरे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। और साइंटिस्ट भी यही चीजें करते हैं। वो क्या करते हैं कि भैया अगर उन्होंने किसी प्लान को वर्क किया है, उस प्लान से सॉल्यूशन आया है, वो उस सॉल्यूशन को भी श्योर करेंगे कि जो स्टेप हमने लिया है क्या वो स्टेप सही है, क्या जो आंसर आया है वो आंसर सही है, क्या जो हमने मेथड यूज किया है वो मेथड सही है। और ये जो तरीका जब आप यूज करते हो ना, तो गलतियां जो होती है, गलत चीजें जो मिस्टेक्स होती है, वो होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, एकदम नेग्लिजिबल हो जाते हैं। एंड उसके बाद क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन करते वक्त आपने कोई मिस्टेक कर दी है, उस मिस्टेक को एनालाइज कीजिए एंड वापस से उस मिस्टेक को ना दोहराएं। मान लीजिए आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, मान लीजिए आपने फॉर्मूलेस गलत लिख दिया, मान लीजिए आपने गिवन क्वांटिटीज अच्छे से नहीं लिखी, तो ये सारे आपकी लर्निंग्स है। मिस्टेक से लर्न कीजिए। देखिए, आप जब अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, उन मिस्टेक से लर्न कर रहे होते हैं। एंड साइंटिस्ट भी हमेशा यही करते हैं, इसी चीज को फॉलो करते हैं कि वो मिस्टेक से लर्निंग लेते हैं एंड उन लर्निंग को आगे यूटिलाइज करते हैं एंड फिर प्रॉब्लम्स को स्मार्टली टैकल कर लेते हैं। तो यही होना चाहिए आपका अप्रोच। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशंस की, डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने अपने आप से सवाल पूछे, सवाल पूछने के बाद आपने प्लान बनाया, प्लान पे वर्कआउट किया, बीच में डबल चेक किया, लास्ट में आंसर जो आया उस आंसर को वेरीफाई कर लिया एंड जो मिस्टेक हुई उसको एनालाइज करके उन मिस्टेक से लर्निंग ले ली। जब ये तरीका आप यूज करते हैं तो यकीन मानिए इन तरीके से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इंप्रूव होती है और आप उन 21% लोगों में आ जाते हैं जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल जो होती है वो इंप्रूव्ड होती है। अब आप मानोगे यार ये क्या है, इतनी बार मेहनत कौन करेगा, इतनी सारी मेहनत मैंने तो ये लगाई, ये कर लूंगा हो जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके रूम में अभी जो बल्ब चल रहा है ना, वो बल्ब किसने इन्वेंट किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। क्या थॉमस अल्वा एडिसन ने पहला प्लान बनाया वही प्लान वर्कआउट कर गया? नहीं, ऐसा नहीं था। थॉमस अल्वा एडिसन ने पहले सोचा कि मैं इस फिलामेंट के लिए कौन सा मटेरियल बनाऊंगा। उन्होंने काफी सारे अजम्पशन लिए, काफी सारे मटेरियल ट्राई किए और 100 बार फेल होने के बाद फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जब बल्ब बनाऊंगा तो उसमें जो फिलामेंट के लिए जो मटेरियल होगा वो ये होगा। एंड फाइनली वो बल्ब आज हम यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या अगर पहली ही बार में उन्होंने बोल दिया कि भैया जो है वो यही है, आप यही यूज करो, तो क्या जो बल्ब आज हम यूज कर पा रहे हैं, जिस तरीके से वो वर्क कर पा रहा है, क्या वो वर्क कर पाता? इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि यार हम हार मान जाए प्रोसेस से। प्रोसेस ही तो हमें लर्निंग दे रहा होता है। इसलिए हमेशा प्रोसेस से लर्न कीजिए, जो मिस्टेक है उसे एनालाइज कीजिए और अपने आप को हर बार री इन्वेंट कीजिए। एक अपने आप का नया वर्जन बनाते रहिए। देखिए, जब आप कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर के भी वर्जन आते हैं। तो ऐसा नहीं है जो पहला वर्जन बनाया था वो गलत था। यार आपके पास स्किल्स हर बार अपग्रेड होती रहती है ना, तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना है। और यही है, इसी तरीके से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। धन्यवाद।